बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम लोगों ने कल एक बात कर ली थी, डिटेल डिस्कशन कर ली थी। सिर्फ आप लोगों को एक सिंक्रोनाइज वे में दिखा रहा हूँ। वोटिंग राइट के ऊपर कल बात की थी मैंने कहा था ये वोटिंग राइट किसके साथ जुड़े हुए हैं एक्चुअली में, मेंबर्स की मीटिंग के साथ। मींस द राइट ऑफ मेंबर टू वोट ऑन एनी मैटर इन द मीटिंग ऑफ द कंपनी। और ये कौन सी मीटिंग होती है? जनरल मीटिंग। ठीक है जी। अब वोट कास्टिंग करनी है ना, कोई डिसीजन लिया जा रहा है, वोट कास्टिंग करनी है, तो कैसे करें? कई मॉडल्स अवेलेबल है। नंबर 1, जो लोग मीटिंग में आएंगे मीटिंग में वोट कास्ट करेंगे उस डिसीजन के लिए। क्या बात समझ आ रही है? नंबर 2, ई वोटिंग रेगुलेशन इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, इंशाल्लाह आप सीफैप में जाके पढ़ोगे। लोग इलेक्ट्रॉनिक वोट भी कास्ट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? वही सिनेरियो सारा, आपको स्क्रीन के ऊपर एक लॉगिन पासवर्ड सिक्योर मिल जाएगा, आप उसको एक्सेस करेंगे, वोट कास्ट करेंगे, बाहर आ जाएंगे, बात खत्म। क्या बात क्लियर? तीसरा सिनेरियो, वीडियो लिंक। आप वीडियो लिंक के थ्रू, जूम मीटिंग्स भी तो होती हैं। ये कोविड फेज ने बहुत ज्यादा बूम दे दिया इस ऑप्शन को कि लोग मिल नहीं सकते थे तो लोग जूम मीटिंग्स करते थे। देन पोस्टल बैलेटिंग, कि वही बैलेट पेपर आपको घरों में पहुंचा दिए जाएं और आप अपने रेलिवेंट वोट कास्ट करके फोल्ड करके दोबारा एनवेलप में डाल के कंपनी को वापस भेज दें। यहां तक बात समझ आ गई? लास्ट पॉइंट, प्रॉक्सी। वो अक्सर स्कूल फ्रेंड्स में नहीं होता था, भैया मेरी प्रॉक्सी लगवा दी, इनफैक्ट मेरी अटेंडेंस लगवा दी। इनफैक्ट यही कॉन्सेप्ट है। प्रॉक्सी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक मेंबर अपने इख्तियारात दूसरे मेंबर को दे देता है कि मेरी जगह तू प्रेजेंट हो जा। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सलमान के पास वोटिंग राइट्स हैं, सलमान के पास वोटिंग राइट है 25%, और से गुड नेम बेटे माज के पास वोटिंग राइट्स हैं 20%। मास, अगर हमारा ये सेक्शन प्रॉक्सी जो है हमारे कोर्स का हिस्सा है, इंशाल्लाह जब हम लोग मीटिंग का एरिया पढ़ेंगे उसमें प्रॉक्सी का सेक्शन भी पढ़ेंगे, सेक्शन 134 या 138 है। सो माज ने अगर सलमान को प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया है तो अब सलमान जाएगा मीटिंग में, माज तो नहीं जा रहा। तो सलमान के पास मीटिंग रूम के अंदर बैठे हुए कितनी पावर होगी? वोटिंग पावर 25% अपनी और 20% मास की, 45% पावर के साथ ये मीटिंग में बैठेगा। क्या बात समझ आ रही है? अच्छा, एक और मजे की चीज करूं यहां पे, अगर सपोज मास के पास 30% होता तो सलमान के पास टोटल पावर कितनी हो जाती? 55%। तो कौन सा डिसीजन सलमान अकेले के हाँ कहने पे हो जाना था? ऑर्डिनरी डिसीजन जो था, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो है वो सिर्फ सलमान के यस कहने पे पास हो जानी थी। याद आई बातें? फिर हमने ये पढ़ा था, अच्छा ये बेसिक कैलकुलेशन अगर आप देख लो जल्दी से। अच्छा, इससे पहले मैं ना एक दफा ये वाली बात कर लूं, तो ये वाली बात अभी बच्चे कह रहे थे हम लोग, कंपनीज बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस हो तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास हो जाता है, मींस विद सिंपल मेजॉरिटी दैट इज 50%, और स्पेशल बिजनेस हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। ये बातें याद आ गई हैं, मैंने बहुत डिटेल में लास्ट लेक्चर में बताई हैं। और कितनी मेजॉरिटी? 3/4 मेजॉरिटी के साथ। क्या बात समझ आई है? अच्छा, अब एक यहां पे एक छोटी सी बात और एडिशन करता चला जाऊं। 4 तरह के बिजनेसेस ऑर्डिनरी बिजनेस समझे जाते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के। 4 बिजनेसेस, एक्सेप्ट दैट सारे बिजनेस क्या होते हैं? स्पेशल बिजनेस। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। सो इन 4 बिजनेसेस को ऑर्डिनरी बिजनेस समझा जाता है, यानी इनकी अप्रूवल जब भी आएगी तो कौन सी रेजोल्यूशन पास होगी? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन विद सिंपल 50% मेजोरिटी। अच्छा, 50% का वर्ड लॉ में नहीं है, मैंने पहले भी बोला था। वहां पे क्या लिखा हुआ है? सिंपल मेजोरिटी। पहला डिसीजन जो मीटिंग में लिया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडरेशन एंड रिपोर्ट टू द बोर्ड। अगर आपको याद हो, आप लोगों ने कभी पढ़ा ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग में, FR1 में या I2A में, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होती है मेंबर से? ये बात कभी सुनी है इससे पहले? सो मेंबर ने एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडर करनी होती है, अडॉप्शन करनी होती है। अगर मैं यहाँ पे आसान एक सीक्वेंस बता दूँ, भी बहुत बेसिक, मैं इंशाल्लाह इसको पूरा डिटेल सीक्वेंस हमारे वक्त के साथ साथ सिलेबस में आएगा। मैं अगर कहूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनती है तो ऑथराइज होती है, कोई अप्रूव करता है उसे, तो ऑथराइजेशन और अप्रूवल जो है बेटे वो करता है आपका बोर्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करता है, हमारे लीगल स्ट्रक्चर हमारी जुरिस्डिक्शन में जो है उसमें बोर्ड अप्रूव करता है। बोर्ड अप्रूव करने का, अच्छा आपने कभी फाइनेंशियल के नीचे साइन देखे हैं? कभी किसके साइन होते हैं? अच्छा, ऑडिटर के कभी नहीं होते।
ये देखो, अगर मैं आपके सामने एक फाइनेंशियल ओपन करता हूं, सपोज ये देखो, हर पेज के नीचे, हर स्टेटमेंट के नीचे देखो, आपको नजर आ रहे हैं लोगों के साइन। ये इन्होंने बहुत ज्यादा, ये क्यों ज्यादा किए मैं वो बाद में समझाऊंगा, अभी आप सिर्फ समझ लो। अभी मैं इतना कर रहा, इन्होंने कुछ ज्यादा ही किए मैं, ये इन्होंने लिस्टेड है ना, तो उसने सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट करके किया हुआ है, अभी आप उसमें ना जाओ। ये देखो, डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव, इन दो का नाम लेता हूं, अभी मैं बाकियों का नाम नहीं लेता। डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव हर स्टेटमेंट को साइन करते हैं। अब ये कौन है? ये आपका बोर्ड है। मेरी बात समझ आ रही है? ये आपका, ये देखो हर पेज पे साइन नजर आ रहे हैं आपको, ये आपका बोर्ड है जो साइन करता है। तो बोर्ड आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करता है। क्या बात समझ आ गई? उसके बाद भिजवा देता है। अच्छा, बोर्ड कहां अप्रूव करेगा? जल्दी से बताओ, कौन सी मीटिंग? बीओडी मीटिंग। उसके बाद वो कहां भिजवा देगा? एनुअल जनरल मीटिंग के लिए। किसके लिए? मेंबर के लिए। फिर मेंबर यहां पे क्या करेंगे? लोग वर्ड यूज करते हैं अप्रूवल, अप्रूवल नहीं होती, अडॉप्शन होती है, वो अडॉप्ट करते हैं। क्या बात समझ आ गई है? वापस आता हूं। हाँ बिल्कुल टाइम स्पेसिफाइड है, वक्त के साथ साथ पढ़ते रहेंगे। बोर्ड मीटिंग कब होती है, उसके कितने दिन बाद, पूरा डिटेल है। अभी बेसिक है ना, अभी बताऊंगा, फायदा कोई नहीं है। पहला काम हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंसिडरेशन। इसका मतलब है अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी मेजोरिटी के साथ हो जाएगी? सिंपल मेजोरिटी के साथ, दैट वुड बी 50%। अगला काम पढ़िए, डिविडेंड डिक्लेरेशन। जनाबे वाला, डिविडेंड अप्रूव कौन करता है? शेयर होल्डर्स। ये अच्छा, ये भी चल के चैप्टर नंबर 9 में आपको डिटेल में समझाऊंगा। डिविडेंड भी तो दो तरह का होता है। कौन कौन सा? पढ़ के आए हुए हो? इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। दो। इंटरिम क्या है? ईयर से पहले पहले जब मर्जी पे कर दें, और वैसे 6 मंथली बोलते हैं, लेकिन उसके बाद एक फाइनल जो 12 महीने के बाद। ये फाइनल डिविडेंड की बात हो रही है। फाइनल डिविडेंड की अप्रूवल मेंबर देता है। छोटी छोटी बातें समझ रहे हो, सेव कर रहे हो अपने बात। ये ऑल्दो अभी हमारा रेलेवेंट एरिया नहीं है, लेकिन यही बातें आगे चल के भी मैंने करनी है। फाइनल डिविडेंड की अप्रूवल कौन दे रहा है? मेंबर, मालिक। आगे चलिए, इलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ये टास्क भी यहां पे आ गया। और लास्ट चीज, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड इट्स रिम्यूनरेशन, ये काम भी मेंबर का है। हाँ, अब मैं ये कहूंगा वंस अगेन, ये पहला ऑडिटर नहीं होता, क्योंकि पहला ऑडिटर मेंबर अप्रूव नहीं करता। देखो फर्क है, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी मेंबर अप्रूव नहीं करता, मेंबर नहीं रखता, वो डायरेक्टर को दे दी पावर। पहला ऑडिटर डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। उससे आगे वाले सारे ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? मेंबर। मेंबर अप्रूव करेंगे किसी को तो वो अपॉइंट होगा। एजीएम में अपॉइंटमेंट होती है फॉर नेक्स्ट ईयर। ये भाई याद रखना। देखो एजीएम हो रही है सपोज 2023 में, तो ऑडिटर किस पीरियड के लिए अपॉइंट हो रहा है? 2024 के लिए। टेक्निकली है ना, लॉजिकली नेक्स्ट ईयर के लिए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है एजीएम के अंदर। पिछला रिटायर होता है, अगला अपॉइंट होता है। ये भी पढ़ाऊंगा। ये 4 बिजनेसेस हैं जो कि, इस सारी बातों को भी छोड़ दो, भी कंफ्यूज कर देंगे। ये 4 बिजनेसेस हैं जो ऑर्डिनरी बिजनेस समझे जाते हैं, और जिनकी अप्रूवल किस तरह होगी? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने से। रेजोल्यूशन मींस द डिसीजन, द करारदाद। ठीक है ना? आ जाओ वापस। उसके बाद हमने एक चीज पढ़ी थी कल ही की क्लास में, कंपनी या तो शेयर कैपिटल वाली है या विदाउट शेयर कैपिटल। साथ साथ हो, शक्लों पे इतने अजीबोगरीब तासुरात क्यों हैं तुम लोगों के? हैविंग शेयर कैपिटल का मतलब है, ये मैं इसलिए स्पीडली बोल रहा हूं, ये सारी ऑलरेडी बातें हम कर चुके हैं। 1 शेयर 1 जर्नली। और अगर किसी का कंपनी का शेयर कैपिटल ना हो तो 1 मेंबर 1 वोट। भाई डिसीजन कैसे हो रहा है? हु इज इन द फेवर, रेज योर हैंड। तो एक बंदे को 1 वोट ही काउंट कर रहा हूं ना, जितने हाथ फेवर में खड़े हैं। याद आया? शो ऑफ हैंड्स पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था। ये वही का। 1 मेंबर 1 वोट। तो जनरल प्रिंसिपल तो ये है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वोटिंग पावर, तो हमने वोटिंग पावर ऐसे कैलकुलेट की थी, अगर आपको याद हो। हमने क्या कहा था? शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल शेयर कैपिटल, कि मैंने कितने पैसे इन्वेस्ट किए आउट ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, तो वो मेरी क्या है? परसेंटेज ऑफ वोटिंग पावर। तो ये वो परसेंटेज है जिसके साथ मैं मीटिंग में जाऊंगा। इसका मतलब ये मिस्टर ए की अगर 50% पावर है, तो कोई भी ऑर्डिनरी डिसीजन ये बगैर किसी के मलाए, बगैर किसी को रलाए मलाए,
वो अकेला ले लेगा, क्योंकि इसने हाँ कहनी है तो डिसीजन क्या हो जाना है, पास। क्या बात समझ आई? तो इसका मतलब मिस्टर ए इतना पावरफुल है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल, डिविडेंड की डिक्लेरेशन, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट अकेला भी कर सकता है। कोई और इसके साथ ना मिले, हो सकता है ये कि नो नो नो, ईवाई को ऑडिटर नहीं रखना, नो नो नो, लेकिन ये कि हाँ तो यस ऑडिटर अपॉइंटेड। हाँ, उसमें फिर डिसिसिव वोट चेयरमैन का होता है, डिसिसिव वोट चेयरमैन का होता है। ये तो बहुत विन विन सिचुएशन निकाली है ना, ऐसी होती नहीं है, ऐसी होती नहीं है, स्ट्रक्चर कभी ऐसा नहीं बना हुआ। हमेशा स्ट्रक्चर ऊपर नीचे, कंट्रोलिंग पावर को जहन में रख के स्ट्रक्चर बना होता है। हमेशा दो लोगों में से एक लोग के पास पावर पूरी होती है, कंट्रोलिंग पावर, अथॉरिटी बोलते हैं उसको, खुद रखी जाती है। आपने कभी देखे कि फॉरेन कंपनी के साथ जो डीलिंग्स होती हैं अक्सर ऐसी 51% 49% की होती हैं, कि 51% मेरा 49 तुम्हारा। ऐसा क्यों करते हैं? पावर ले लेते हैं, पावर ले लेते हैं, ये होता है पॉइंट। तो बड़े फॉर्मेशन के टाइम पे ये सोच के रखा होता उन्होंने, ठीक है जी। तो ये मैंने अपनी तरफ से विन विन सिचुएशन निकाली है एक। अच्छा जी, चलो, सो ये बात भी क्लियर होगी, तो आ जाएं जल्दी से, फिर हम अपने कुछ डेफिनेशंस को ख़त्म करते हैं। कुछ डेफिनेशंस हमारी चल रही थी, उनको ख़त्म करते हैं। ले जी, हम लोग सबसे पहली डेफिनेशन करते हैं जी, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे वोटिंग पावर का कॉन्सेप्ट। ये देखिए जी, मैं थोड़ा सा आगे चल के थोड़ा जंप करके पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कोई मसला नहीं, टॉपिक सेम है। लो जी, मैं ज़रा यहाँ से आज आगाज़ करता हूँ बोर्ड से। बोर्ड in relation to the company means the board of director of the company. Meeting of director are called board meetings in which they make decisions on the behalf of the company. Simple, आसान सी बातें, क्लियर हो गई? आगे चलो, members of the company. लो जी, अगली बात कहते थे सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने नाम पहले भी बड़ी दफा जिक्र किया था, MOA एंड AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ। और अगर आपको याद हो तो मैंने ये भी बताया था कि MOA का क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, और AOA का क्या मतलब है, रूल बुक, जिसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रोसीजर्स लिखे जाते हैं। अब कहता है सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर डीम्ड टू हैव एग्रीड to become the member of the company and become members on its registration and every other person। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, कहने को बड़ा सिंपल लगता है यार, कि आसान सी तो बात लिखी हुई है। मैं आपको एक मेमोरेंडम दिखाता हूँ जल्दी से। ये देखिए जी, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। ये चूंकि कंपनी पुरानी बनी हुई है, इसलिए कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अंडर बनी हुई है। ये देखो, मैं सारी छोड़ के अभी मेमोरेंडम में क्या लिखा है, क्योंकि ये हमारा अगला चैप्टर है, तब जाके समझाऊंगा, इसकी सारी बातें भी पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ जरा ये एक टेबल दिखाना चाह रहा हूं जो मेमोरेंडम का हिस्सा बना हुआ है, ठीक है, मेमोरेंडम का हिस्सा बना हुआ है। जरा ये देखो क्या लिखा हुआ है, नेम क्या है, मंसूर, CNIC नंबर, फादर नेम, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन, रेजिडेंशियल एड्रेस, नंबर ऑफ शेयर टेकन बाय ईच सब्सक्राइबर, कितने, एक शेयर, और आगे उस बंदे ने अपने साइन कर देने। और इस डॉक्यूमेंट ने तैयार होना है और अल्टीमेटली कंपनी एप्लीकेशन के साथ जमा हो जाना है रजिस्ट्रार को, SECP को। मेरी बात में अभी आसान लफ्जों में समझा, लेमन में, कि ये डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। क्लियर हो रही है? रजिस्ट्रेशन में क्या क्या कंपलसरी है, कंपनी का नाम, MOA, AOA और पैसे, फी, ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है कंपनी में। तो इस डॉक्यूमेंट में नाम लिख दिया उस बंदे का MOA में, और रजिस्टर्ड भी करा दिया। ये बंदा क्या बन गया, शेयर होल्डर। एक शेयर भी एक्वायर कर रहा है तो क्या कहलाएगा, शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर कौन होता है, मेंबर। और इस MOA ने क्या हो जाना है, रजिस्टर्ड। अब ये लाइन पढ़ो, तुम्हें अब समझ आएगी ये लाइन क्या लिख रहा है।
10 सब्सक्राइबर, इसी को तो सब्सक्राइबर बोलते हैं जिसने शेयर सब्सक्राइब करने हैं, जिसने पैसे देने हैं। 10 सब्सक्राइबर टू द एमओए आर डीम्ड टू हैव एग्रीड, वो इस बात पे मुत्तफिक होता है, एग्री हो गया होता है, टू बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी, कि वो कंपनी का मेंबर बनने वाला है। एंड बिकम मेंबर, और बन जाता है ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। क्या वर्ड समझ आए अब ये क्या है लिखने चला? एंड एवरी अदर पर्सन, कहता है ये तो है ही है मेंबर, इसके अलावा भी, टू होम द शेयर इज अलॉटेड और हु बिकम्स द होल्डर ऑफ एनी क्लास और काइंड ऑफ शेयर, जिसको अल्टीमेटली शेयर मिल रहे हैं, जो शेयर होल्डर बन रहा है। और इन रिलेशन टू द कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, उनमें क्या होगा? कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है, तो हमने पढ़ा था ना, उनका नाम भी मेमोरेंडम में आता है लेकिन शेयर नहीं आते, लेकिन जिसका नाम मेमोरेंडम में है वो मेंबर बन जाएगा। सो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल इन रिलेशन एनी पर्सन हु हैज एग्रीड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी, जिसने तय कर लिया हाँ भाई मैं मेंबर हूं, एंड whose name are entered in the registered of member are the members of the company, जिसका नाम बाद में मेंबर्स बुक में दर्ज कर लिया गया, वो मेंबर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब है वो बंदा भी मेंबर है जिसके पास शेयर है, वो पर्सन भी मेंबर है जिसके पास शेयर नहीं है लेकिन जिसका नाम एमओए में दर्ज है। दोनों बातें समझ आ गई? अगली बात, द टर्म शेयर होल्डर एंड मेंबर इज यूज इंटरचेंजेबली, बट from the above definition it is clear that member is a broader term, क्योंकि वो बंदा भी मेंबर है जो शेयर होल्डर नहीं है, लेकिन उसका नाम एमओए में आना चाहिए और वो एमओए रजिस्टर्ड होना चाहिए। बिल्कुल, शुरू में जब इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन उसके बगैर हो ही नहीं सकती। हाँ, ना बार बार चेंज नहीं होता मेमोरेंडम, मेंबर की एडिशन डिलीशन पे मेंबर चेंज नहीं होता, मेंबर बुक चेंज होनी शुरू हो जाती है। मेंबर बुक एक और कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि मेंबर्स का नाम दर्ज किया, तो रोज, बल्कि ये तो मेंबर बुक में रोज एडिशन डिलीशन, स्टॉक एक्सचेंज में जूं ट्रेडिंग चल रही है, सपोज मैंने आज अपने सारे शेयर बेच दिए, मुझे मेंबर बुक से निकाल दिया जाएगा, इसने सारे शेयर खरीद लिए, इसको मेंबर बुक में डाल दिया जाएगा आज के दिन में। क्या बात समझ आ रही? तो अब तो मेंबर बुक ऐसे चलती है, और चूंकि अब शेयर फिजिकली ट्रेड ही नहीं होते, अब तो शेयर होते ही बुक एंट्री फॉर्म में है, फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो बुक्स अपडेट करना आज के ज़माने में कोई मुश्किल बात है। यूं तुमने एडिशन करते हो, रात को एक ईमेल आती है सीडीसी वालों की कि तुम्हें निकाल दिया गया है या तुम्हें डाल दिया गया। रात को नहीं आती, खैर 1-2 दिन ले लेते हैं वो लोग, 2 दिन बाद आपको एक ईमेल आती है, और सीडीसी की, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, द कंपनी दैट इज एक्चुअली द होल्डर ऑफ दिस होल प्रोसेस। आसान समझाऊंगा बाद में कभी। सो सीडीसी वो कंपनी है जो इस सारे को रेगुलेट कर रही है, उसकी तरफ से एक ईमेल आती है आपको कि जनाब आपको निकाल दिया गया, जनाब आपको डाल दिया गया। सो मेंबर्स बुक्स अपडेट हो रही होती। क्या बात समझ आए? चलो जी, एग्जांपल पढ़ो फिर 13 और 14। यहाँ पे नेट इतना मज़े का नहीं आता, वरना मैं आपको वो ईमेल दिखा सकता हूँ, वो मसले वाली बात नहीं है। आई हैव दैट ईमेल, बट पता नहीं यहाँ पे ओपन होगा कि नहीं, चेक कर लेते हैं अभी। पढ़िए एग्जाम्पल। जो हम टॉपिक पढ़ते हैं, घर जाके आपने वो टॉपिक अपनी बुक में लोकेट करना है, जैसे आसिफ साहब की बुक पढ़ रहे हो तो लोकेट करना है, फिर उसे पढ़ना है। कोई चीज़ ना समझ आए, अगले दिन लेक्चर शुरू होने से पहले मुझसे पूछ लेना, ठीक है? प्रॉब्लम कैरी नहीं करनी है, कोई नई बात मिली है कैरी कर रहे हो सारा, नहीं, उसी वक्त पूछ लो क्लास से शुरू होने से पहले जी। 13, 14, हाँ क्लास में इसी से चलते रहेंगे, क्योंकि मुझे ये पता है लॉ डिफरेंशिएट नहीं होता, लॉ सेम है, जिस मर्जी बुक से पढ़ लो, ठीक है? तो कोई मसला नहीं, हम इसको स्टैंडर्ड मान सकते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। इवन हमें ज्यादा ही एग्जाम्पल मिलेंगे इसमें जी। एग्जाम्पल 13, 14 जी मैं समझा देता हूं। 13 सबको समझ आ गई है? 14, Maria along with her other member of her family subscribed a MOA of a company XYZ Private Limited. The company has been registered but share certificate have not been printed and allotted yet. देखो, अगर कंपनी रजिस्टर्ड होगी, अभी शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं हुए, तो कोई मसला नहीं, आपका एमओए तो रजिस्टर्ड हो गया ना, और अगर आप रजिस्टर्ड हो गए तो आप तो मेंबर तो वैसे बन गए, लेकिन वो क्या कहता है आगे, मारिया इज मेंबर ऑफ द कंपनी ऑल्दो शी डज नॉट टेक्निकली होल्ड एनी शेयर।
आजकल तो मैंने कहा ना फिजिकल शेयर होते ही नहीं है, आजकल तो सिर्फ शेयर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होते हैं। हाँ मैं वो जल्दी से दिखा सकता हूँ, ये लो मैं आपकी ना कंफ्यूजन साथ साथ दूर करता रहूँगा। लो जी ये मेरा शेयर रजिस्ट्रार है, सपोज ये मेरे गरीब इंसान के पास टेस्टिंग के लिए मैंने पंगे लिए हुए थे, ये पुरानी पोजीशन है ना परेशान हुए। ये देखें जी ये मेरा सपोज अकाउंट नंबर टाइटल वटएवर, और ये देखें जी यहाँ पे वो बता रहा है इसके पास इस कंपनी के इतने शेयर 500 शेयर पड़े हुए हैं। तो आज तक इसे बोलते हैं बुक एंट्री फॉर्म। और जिस डेट के ऊपर भी फॉर एग्जांपल ये रिपोर्ट निकली होगी उसके ऊपर वैल्यू मल्टीप्लाई करके उसने वैल्यू लिख दिया, ये वैल्यू स्टैटिक नहीं होगी क्योंकि आज की वैल्यू डिफरेंट होगी। बात समझ आ रही है? ये है बुक एंट्री फॉर्म। आजकल फिजिकल शेयर होते ही नहीं है, तो अगर ये नहीं भी आपके पास है अभी तो कोई मसला नहीं, आप रजिस्टर्ड तो हो गए हो। इज दैट क्लियर? ये वाली क्लियर? चलो आगे चलो जी। वाह मारिया ने उसमें कंपनी रजिस्टर्ड नहीं, मारिया उसमें वो बनी है, सब्सक्राइब किया जी। क्लियर यहां तक? चलूं आगे अब। टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन, वो कहते हैं डिसीजन ऑफ द कंपनी आर मेड इन द मीटिंग थ्रू रेजोल्यूशन। ये बात हमने पढ़ ली थी कि डिसीजन कैसे पास होंगे, रेजोल्यूशन के थ्रू। और रेजोल्यूशन दो तरह की होंगी, ठीक है। अ मीटिंग ऑफ द मेंबर इज कॉल्ड, और दूसरी मीटिंग को बोलते हैं बीओडी मीटिंग। आगे चलिए। वोटिंग राइट्स, voting rights means the right of the member of the company to vote on any matter in the meeting, किसी भी मैटर पे डिस्कशन, either present in person, खुद हाजिर है मीटिंग में, और through video link, और by proxy, और by means of postal balloting। सारी बातें समझ आ गई? पक्की बात है सबको? ये सारी अभी हमने डिटेल में डिस्कशन की हैं। आगे चलते हैं। Provided that attending the of meeting through video link shall be subject to such facility arranged by the company। Zoom मीटिंग का जो भी अरेंजमेंट होगा वो कंपनी के जिम्मे आ गया। And in the manner as may be prescribed specified save as otherwise provided in the act। इतनी बोंगी बात देखी। वैसे ये समझ लो वीडियो लिंक की जो है वो हर केस में अलाउड नहीं है। आगे चल के चैप्टर नंबर 8 में ही बताऊंगा वीडियो लिंक की फैसिलिटी किन को इजाजत है, बाकियों को इजाजत नहीं है। क्या बात समझ आई? मीटिंग कंडक्ट करने की इजाजत वीडियो लिंक से किसको है और रिक्वेस्ट कैसे की जाती है वो समझाऊंगा। ठीक है जी। देन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मींस अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ सच। देखो उसने कहीं 50% नहीं लिखा, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ सच मेंबर, इसलिए आप भी 50% अपने आंसर में कभी नहीं लिखोगे। सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द सच मेंबर ऑफ द कंपनी एंटाइटल्ड टू वोट एज आर प्रेजेंट इन पर्सन। अच्छा मैं यहां दोबारा बढ़ता हूं। कहते हैं सिंपल पास बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ सच मेंबर जो के वोट कास्ट करने के एंटाइटल्ड हैं और प्रेजेंट हैं इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी, और एक्सरसाइज द ऑप्शन टू वोट थ्रू पोस्टल बैलेटिंग एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स एट द जनरल मीटिंग। दो चार बातें मिक्स करके उसने बोली। यस जितने आए हैं, यस वो दैट दे विल कॉन्स्टिट्यूट एज 100%। बिल्कुल सही कह रहे हो। उस तरह तो ये होगा 20% आए होंगे तो आप कहोगे अच्छा यार अब तो 20% 30% के साथ क्या डिसीजन लें। इनकी बात समझ आई आपको? सपोज बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं जिनके पास अच्छी शेयर होल्डिंग है वो नहीं आए, तो क्या हम ये समझेंगे कि हमारा अब परसेंटेज नहीं है तो हम ना करें डिसीजन या मीटिंग ही ना करें? नहीं, ऐसा नहीं है। मीटिंग का एक क्राइटेरिया डिफाइन है जिसे बोलते हैं कोरम। इससे कम पे मीटिंग नहीं हो सकती। जैसा फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं से अज्यूमिंग अभी बात नहीं कर रहा, दो मेंबर कम से कम होने चाहिए, इससे कम पे मीटिंग नहीं होनी। या से 10 मेंबर कम से कम होने चाहिए, उससे कम पे मीटिंग नहीं होनी। अभी क्राइटेरिया है, अब 10 पूरे करने हैं आपने। मेरी बात समझ? वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो भी हम इंशाल्लाह चैप्टर 8 में पढ़े होंगे। लेकिन पॉइंट ये है अगर वो कोरम पूरा है, अगर वो मिनिमम थ्रेशोल्ड पूरा है, तो जो यहां बैठा है वही 100% है। क्या बात समझ आई जी? चलो जी अब जरा यहां पे बैठता हूं। कहता है वो मेंबर जो एंटाइटल्ड है वोट के एज अ प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी, वो किसी भी तरीके से आ रहे हैं, वो पर्सन इन पर्सन आ रहे हैं, प्रॉक्सी आ रहे हैं, या वो वोट इस्तेमाल कर रहे हैं, ई वोटिंग पे जा रहे हैं, पोस्टल बैलेटिंग पे जा रहे हैं, एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल, जैसा तुम्हारे कंपनी की रूल बुक में लिखा हुआ है, एट अ जनरल मीटिंग। क्या बात समझ आ गई? स्पेशल रेजोल्यूशन, चलूं आगे? यहां तक बात समझ आ गई? हाँ क्लियर? आगे चलें? सबको, बेटी आपको भी क्लियर है? स्पेशल रेजोल्यूशन means a resolution which has been passed by majority of not less than 3/4 of the
such member, 3/4 majority, यानी 75% of the company entitled to vote as are present in person or by proxy or vote through postal balloting at the general meeting. यहां तक तो सेम है, लेकिन 3/4 कर दिया उसने. आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, of which not less than 21 days notice specifying the intention to propose the resolution as a special resolution has been duly given. भाई तुमने स्पेशल करारदाद पास करनी है, एक खास किस्म का स्पेशल बिजनेस कंडक्ट करने जा रहे हो. सपोज मैं कहता हूं मेरे 3 डिवीजन थे, मैं एक बंद करने जा रहा हूं. उस डिवीजन बंद करने का मतलब ये है, ये एक सिग्निफिकेंट डिसीजन है, एक स्पेशल बिजनेस है जो मीटिंग पे पास होने जा रहा है. तो क्या देखो, मुझे खुद बताओ, अज्यूम करो आप सारे मेंबर हो, मैं कल आपको मैसेज भेजूं कि जी आज 22 तारीख है, आज आपको मैसेज आए जी कल मीटिंग है 23 तारीख को, आ जाएं. तो क्या आप इतने वेले इंसान हैं कि सारे पहुंच जाएंगे 23 को? आपकी मसरूफियत हो सकती है. तो मुझे आपको एक रिजनेबल टाइम पहले बताना चाहिए ना कि भाई फलां डेट मीटिंग है, इतने बजे फलां होटल में आ जाइएगा. और हाँ, तो बात समझ आ रही है? तो लॉ कहता है इन मेंबर्स को 21 दिन पहले, कम अज कम 21 दिन पहले, 21 दिन से ज्यादा हो जाए कोई मसला नहीं, कम नहीं होने चाहिए, कम अज कम 21 दिन पहले बताओ कि मीटिंग है फलां डेट पे. और लेकिन खाली ये ना बताना, साथ ये भी बताओ कि हम वहां पे क्या करतूत खोलने जा रहे हैं. उनको जगाओ, अलर्ट करो कि भाई हम फलां का टाइप का स्पेशल बिजनेस, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने लगे हैं, ताकि उसको ये पता हो कि अगर वो उस मीटिंग में नहीं जाएगा तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है. हो सकता है ये मास जो है, ये बेटा पावरफुल शेयर होल्डर हो विद 30% शेयर होल्डिंग. अब अगर ये ना जाए तो इसकी गैर मौजूदगी में डिसीजन पास हो जाए और इसने ना करनी हो, तो ये तो मारा गया ना फिर उस डिसीजन की वजह से. ये नहीं बेचना चाहता हो. क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं? सो हम एटलीस्ट 21 डेज पहले. अच्छा एक अब यहां पे एक छोटी सी बात और, मीटिंग का नोटिस जाता 21 दिन पहले ही है. अब ये भी एक बात सुन लो, अभी पढ़ेंगे चैप्टर 8 में जाके. मीटिंग के नोटिस का लीगल रिक्वायरमेंट भी 21 दिनों का है. ये नहीं है मुंह उठा के कंपनी के आज जी कल मीटिंग है. एटलीस्ट 21 डेज पहले मैंने मेंबर को बताना होता है, मेंबर जी मेरी मीटिंग है, आपकी मीटिंग है, मेंबर्स मीटिंग, जनरल मीटिंग है, तशरीफ लाइएगा. ठीक है, इवन कि यहां तक बताया जाता है कौन से होटल में है, कितने बजे है. क्या बात समझ आ रही है? लेकिन अगर ऑर्डिनरी बिजनेस हो तो बस हल्का सा बता दो यार ये 4 बिजनेस हैं जो ऑर्डिनरी बिजनेस हैं. स्पेशल हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन बताओ कि अगर पास हो गया तो क्या इंपैक्ट आएगा. उन्हें जगाओ अच्छी तरह. अब जरा मैं आपको चलते हैं एक मीटिंग के नोटिस पे. शायद यहां कहीं मेरे पास मीटिंग का एक नोटिस पड़ा हो एजीएम की. जस्ट ये देखते हैं जरा एक दफा, जस्ट अ मिनट. ये देखो, सिस्टम लिमिटेड है जी, मैंने वैसे को उठाया होगा कहीं से. ठीक है, चलो जरा पढ़ते हैं. ये देखो जरा, नहीं मैं नोटिस ऑफ द मीटिंग ढूंढ रहा था, नोटिस नहीं है. एक मिनट ठहरो. नहीं ये कुछ और है. नहीं रुको, ये है, वो चीज़ें तो मिल जाएंगी लेकिन ये वो नहीं है जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ. मैं आप लोगों को ना एक ये है नोटिस ऑफ एजीएम, नोटिस पढ़ाना चाह रहा हूँ ना, जो नोटिस देना है. ये देखो जी, कोलगेट वालों का है जी, कोलगेट वालों का ही. एंड नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, जो कितने दिन पहले देना है आपने? 21 दिन पहले देना है. अब मैं आपको जरा समझाता हूँ. देखो नोटिस की डेट देखते हैं, जरा नोटिस की डेट देखते हैं. यहाँ पे नोटिस की डेट क्या है कहीं पे लिखी हुई? एक मिनट ठहरें जी. नोटिस की डेट कहीं आपको नजर आ रही? ये आ रही है जी. देखें जी किस डेट का नोटिस है? 19 अगस्त का. बाकी ईयर तो छोड़ देना. और मीटिंग किस दिन होने जा रही है जरा पढ़ते हैं. 19 अगस्त का. दैट 41th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कोलगेट पैल्मोलिव पाकिस्तान लिमिटेड विल बी हेल्ड ऑन वेडनेसडे, इस तारीख को 10:30 बजे अवारी टावर होटल्स में फलां डेट के ऊपर. और करना क्या है हमने उस मीटिंग में बैठ के? जनाब हमने कुछ ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस करने हैं. तो देखो एक एक लाइन में लिख दिए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अडॉप्ट करना है, डिविडेंड डिक्लेयर करना है फाइनल वाला एट द रेट ऑफ 200%, वट 20 रुपीज बनते हैं पर शेयर. ऑडिटर अपॉइंट करने हैं और उनकी रेम्यूनरेशन फिक्स करनी है. कितना छोटी सी बात में बात खत्म हो गई. अब आगे देखो जनाब, हमने कुछ स्पेशल बिजनेस भी करने हैं
और जब वो पास होंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, रिजॉल्व दैट द ट्रांजैक्शन कैरिड आउट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एसोसिएटेड कंपनी ड्यूरिंग द ईयर रेटिफाइड एंड अप्रूव्ड, रिजॉल्व दैट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी बी एंड इज बाय, ये डिसीजंस हैं, यहां तक नरेट करके लिखे जाते हैं कि डिसीजन होगा तो ये लिखा जाएगा। ड्राफ्ट स्पेशल रेजोल्यूशन भी नोटिस में लिखी जाती है, ये ड्राफ्ट है, यही अप्रूव होकर यही फाइनल हो जाएगी, यही इसी तरह लिखा जाएगा, रिजॉल्व दैट, यानी फैसला हो गया। सो हम अपने मेंबर को क्या कर रहे हैं, 21 दिन पहले अलर्ट कर रहे हैं कि भाई जाग नहीं आएगा तो क्या नुकसान हो सकता है। और ये देखना स्पेशल बिजनेस कितना लंबा चलेंगे ये सारे नोट्स उसके, ये सारे स्पेशल बिजनेस के बारे में है, ये सारे, ये पूरा नोटिस ऑफ द मीटिंग है, इसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, जो उस मीटिंग पे होने वाला है। क्या बात समझ आई है? एक लीगल रिक्वायरमेंट समझ आई है। और ऊपर टाइमलाइन भी आपने देखा है कि 19 अगस्त का नोटिस है और मीटिंग कब हो रही है 18, तकरीबन 1 महीने का गैप, 21 दिन से ज्यादा जितनी मर्जी हो, 21 दिन से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलो अभी तक के लिए ये ऐसा ऐसा हम नहीं, नोटिस पूरा खोलते रहना है, कुछ ना कुछ ढूंढ के दिखाता रहूंगा कि ये देखो ये लिखी हुई है बात, ये लिखी हुई है बात। चलो अभी तक आप लोगों ने स्पेशल रेजोल्यूशन वाली बात पे वापस आ जाते हैं जरा। उसने यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन की बात लिखी हुई है कि रिजॉल्व दैट कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी इज हियर बाय अप्रूव ऑल द ट्रांजैक्शन कैरिड आउट एंड टू बी कैरिड आउट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस विद द एसोसिएटेड कंपनी, रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर डाला हुआ उन्होंने, रिलेटेड पार्टी से वाले डाला हुआ। अब जरा वापस आते हैं बुक पे, मुझे उम्मीद है अब आपको समझ आएगी। कहता है स्पेसिफाइंग द इंटेंशन टू प्रपोज द रेजोल्यूशन इन द एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन दी हैज बीन ड्यूली गिवन। आगे बात कहता है प्रोवाइडेड दैट, अच्छा ये बात अभी ना, ये वाली छोटी सी बात कि 21 दिन का नोटिस, ये शॉर्टर भी हो सकता है, लेकिन इस 2 लाइनों को अभी नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि ये मीटिंग के साथ पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आएगी किस सूरत में शॉर्टर पीरियड नोटिस हो सकता है। ठीक है, अभी ये 2 लाइन नहीं पढ़ा रहा, आपको ये समझ आ गई है? ये है स्पेशल रेजोल्यूशन। क्लियर? आगे चलो। द स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर मोर देन just a simple majority and long notice of at least 21 days to take effect. This implies that this type of resolution is required for more important matters for members of the company and the company itself. क्या बात समझ आई? अच्छा आगे ये पास पेपर के कुछ पुराने सवाल आए हुए हैं तो वही शेयर्ड है यहाँ पे कि डिस्कस कीजिए हाउ अ पर्सन में बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी, तो मेंबर की डेफिनेशन लिखी हुई है। ये अब प्रैक्टिस नहीं है आई कैप की, लेकिन चूंकि पुराने पास पेपर्स हैं इसलिए आए हुए हैं। जी बेटे आप बताइए। वो नोटिस में ड्राफ्ट करके दिखाएंगे, लेके नहीं आएंगे। नोटिस जो है, नोटिस ऑफ द मीटिंग, ये तमाम मेंबर को डिस्पैच किया जाएगा, नोटिस बोर्ड पे डाला जाएगा, वेबसाइट पे डाला जाएगा, PSX पे डाला जाएगा, हर जगह पे ढोल बजा के बताया जाएगा। ठीक है, और मेंबर को कॉपी भेजनी है, उन्होंने मेंबर को कॉपी भेजने के पाबंद है वो। ठीक है, हाँ अब ये बड़ा प्यारा पॉइंट है कि मेंबर तो चेंज हो रहे हैं, भेजेंगे किसको? कौन हकदार है? हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव दैट नोटिस। मजे की बात इसमें होता है क्लोज पीरियड। क्लोज पीरियड अभी पढ़ा, अब तूने सवाल पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूं। क्लोज पीरियड वो है, देखो क़यामत का दिन होगा ना तो वो किताबें सारी बंद कर दी जाएंगी। हुन जो हो गया हो गया, हुन लिटर पीरियड स्टार्ट होगी, जो किया हुआ है उसके ऊपर, मतलब इवन के उसके बाद अगर लोग माफी भी मांगना चाहेंगे तो कबूलियत का वक्त ऐसा है ना, वो खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मेंबर की किताब भी बंद हो जाती है। तारीखें आती हैं कुछ कि मेंबर की किताब बंद। अब कोई आ रहा है, क्या ट्रेडिंग रुक जाएगी? नहीं, ट्रेडिंग नहीं रुकेगी, ट्रेडिंग तो होती रहेगी, लोग बेचेंगे खरीदेंगे, बेचेंगे खरीदेंगे, ट्रेडिंग नहीं रुकेगी, लेकिन किताबें बंद हैं। उस किताब बंद होने से पहले जो किताब के अंदर जिसका नाम है वो मेंबर है, जिसका नहीं है वो बाहर। अब जिसका नाम आ गया, सपोज मैंने पिछले दिनों ऐसी हरकत की है, क्लोज पीरियड स्टार्ट हुआ और नोटिस दिया होता है कंपनी ने, ऐसा नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे नोटिस नहीं होता, नोटिस पढ़ने वाले की नजर होनी चाहिए, उसे समझ आनी चाहिए। एक नोटिस आया सिस्टम लिमिटेड का, ठीक है ये नोटिस पीरियड है जी, मैंने उससे पहले शेयर खरीद लिए, नोटिस पीरियड स्टार्ट हुआ, किताबें बंद हुई, मैंने शेयर बेच दिए, डिविडेंड मुझे ही मिला, क्योंकि किताबों में नाम किसका था? जब किताब बंद हुई थी
मेरा नाम किताब में दर्ज था, सो आई एम इंटाइटल्ड शेयर होल्डर, हक मेरा बन गया। हालांकि मैंने जिस दिन किताबें बंद हुई, जो पीरियड स्टार्ट हुआ, मैंने शेयर बेच दिए, क्योंकि अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा नाम दर्ज है। अब मेरा नाम उसी दिन किताब से निकलेगा जिस दिन किताबें दोबारा खुलेंगी, और हकदार वही होगा जिसका नाम किताब में है। यस, मुझे नोटिस भी आएगा। क्या बात समझ आई है? सो मेंबर की किताब होती है। अभी मैं इसलिए बहुत लेमैन अंदाज से जा रहा हूं क्योंकि हम उस तक पहुंचे नहीं, लेकिन बेटे ने सवाल बड़ा प्यारा पूछ लिया टेक्निकल। सो किताबें बंद कर दी जाती है मेंबर की। क्लियर अब क्वेश्चन? हम पढ़ेंगे इसके बारे में, कितने देर के लिए बंद होनी है, कब बंद करनी है। बंद करने से पहले भी नोटिस देना होता है कि जनाब मैं किताब बंद करने जा रहा हूं। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? जिस तरह ये देखो एक छोटी सी बात बताता हूं, बस यहां पे कहीं पे लिखा हो, ये देखो, द शेयर ट्रांसफर बुक्स ऑफ द कंपनी विल बी क्लोज्ड फ्रॉम 22 अक्टूबर 2022 टू अक्टूबर 28 2022। ये इस कितने दिन बने? 6 दिन 7 दिन इंक्लूसिव होंगे, बोथ डेज इंक्लूसिव। इसका 22 भी शामिल है, 28 भी शामिल है, दोनों दिन किताबें बंद रहेंगी। इससे पहले जो किताबों में आ गया वो मेंबर है, उसको नोटिस भी आएगा, एंटाइटल भी होगा, सब कुछ करने का हकदार होगा। और जो ना आया वो बाहर है, वो बेशक इस पीरियड के अंदर खरीद रहा हो शेयर, वो मेंबर नहीं बनेगा। वो 28 के बाद जब दोबारा किताबें रीओपन होंगी तब मेंबर बनेगा। क्या बातें समझ आ रही हैं? प्रैक्टिकली चीजें समझ आ रही हैं? ये नोटिस है, मेरा ख्याल है ये हाईटेक वालों का ही है, HTL वालों का ये। सो ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास कहां से आई? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जिंदाबाद। इन कंपनीज ने इवन के, मैं अक्सर बोलता हूं, वो जैसे हम स्कूल में नहीं कहते थे मिस में आई गो टू वॉशरूम, ये इनका भी वही हाल है। इन्होंने कुछ भी करना है, करने से पहले स्टॉक एक्सचेंज को नोटिस देना है। अब ये देखो 22 से 28 की किताबें बंद हो रही हैं, किस डेट पे नोटिस भेजा जरा देखो, अब बोलो। 6 तारीख को चढ़ा भी दिया होगा उन्होंने, 6 तारीख को इन्होंने भेजा होगा, 6 तारीख को उन्होंने चढ़ा भी दिया होना है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। यानी आपको इतने दिन पहले पता चल गया कि जनाब किताबें बंद हो रही हैं फलां डेट से फलां डेट से। क्या बात समझ आ गई है? चलो, और ये सारे इतने अच्छे नहीं हैं कि आप लोगों का भला चाहते हैं, ये सारे इसलिए इतने अच्छे हैं क्योंकि लॉ ने इनको बाउंड किया हुआ है कि ये काम करना है। क्या बात समझ आ रही है? आगे चलिए। ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं हो रही ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से? मेरा ख्याल है चीजें क्लैरिटी आ रही है आप लोगों को, कैसी चीजें चल रही हैं। लो जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 में बड़ी आसान सी डेफिनेशन, ये भी पास पेपर का सवाल है, मेंशन नहीं किया हुआ, आगे चल के मैं मेंशन करता चला जाऊंगा क्योंकि आसान बातें हैं। अब ये मॉडल नहीं है, स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन पूछी हुई है जी। आगे चल रहा हूं जी। अच्छा, अब मैं वापस आता हूं, कुछ डेफिनेशन हमारी ऊपर भी रहती हैं, मैं उन पर जिक्र करता हूं, उनका जरा डिस्कशन कर लेते हैं और फिर हम इसको लेके चलेंगे। अच्छा जी, अब हमारी एक डेफिनेशन रहती है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की। लो जी, मैं इधर से अपने नोट्स पे आता हूं, जरा पहले ये भी समझा देता हूं, बस डेफिनेशन हमारी खत्म होने वाले के करीब है इंशाल्लाह, जल्दी हमारी। ये देखें जी, अब तो मेरा ख्याल है अब आप लोगों को वोटिंग पावर बहुत अच्छे से समझ आ गई। देखो बेटा, एक बात याद रखना, एक इंडिविजुअल, जिस तरह मिस्टर ए ने 50% शेयर एक्वायर किए हुए थे, तो क्या कोई कंपनी भी दूसरी कंपनी के शेयर एक्वायर कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। एनीवन कैन बी अ मेंबर, एनीवन कैन बी। इवन कि आप पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो दूसरी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करती हैं, जिस तरह एशिया इंश्योरेंस कंपनी पाकिस्तान की लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी है, अपने शेयर छोड़ के लोगों के शेयर में इन्वेस्ट करती है। क्या करे भाई, उसको लगता है प्रॉफिट आता है वहां से। जिस तरह ये देखो, मैंने शायद भी ओपन भी किया हो, नहीं किया हुआ, ये एशिया की ही फाइनेंशियल्स हैं, ठीक है। एशिया इंश्योरेंस ये लिस्टेड कंपनी है पाकिस्तान की, ठीक है, ये पाकिस्तान की लिस्टेड कंपनी है। ये देख लो, ऊपर पढ़ भी लो नाम, एशिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी है, ये इंटैरम बने हुए हैं। और जरा ये देखो एसेट्स के अंदर, मैं थोड़ा सा कम कर लूं इसको यार, एकदम ही इतना कम कर देता। एसेट्स के अंदर बैलेंस शीट तो देखनी आती है ना? ये बैलेंस शीट है। एसेट्स के अंदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है, लोगों के शेयर्स में, कंपनीज के शेयर में। तो मैं समझाना क्या चाह रहा था इधर से, इसका मतलब है एक कंपनी भी दूसरी कंपनी की मेंबर हो सकती है। इसका मतलब अगर एशिया ने नेस्ले के शेयर खरीदे हुए हैं तो एशिया इंश्योरेंस इज अ मेंबर ऑफ नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड। तो एक आर्टिफिशियल पर्सन दूसरे आर्टिफिशियल पर्सन का मेंबर हो सकता है। क्या बात समझ आई?
ऑपरेट कैसे करेगा वो एक अलग मैटर है, अभी वो डिस्कशन वाली बात ही नहीं हमारी। हम तो ये हमने तय किया है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो बेटा अगर कोई ऐसी कंपनी हो जो दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे लेकिन उसके 50% से ज्यादा कंट्रोल ले ले, कि उसका कंट्रोलिंग पावर ही उसके पास आ जाए, कंट्रोल ग्रेटर देन इक्वल टू 50% शेयर होल्डिंग वोटिंग पावर इन अनदर कंपनी, तो इसको कहते हैं पेरेंट कंपनी और इसको क्या बोलते हैं, सब्सिडरी। या दूसरा तरीका वही वाला पुराना, मैंने कहा था या तो शेयर होल्डिंग एक्वायर कर लो या फिर ड्राइवर तुम्हारा हो, कंपोजिशन ऑफ द कंपनी के ड्राइवर तुम्हारे हो, यानी तुम्हारे इशारों पे नाचे कंपनी, सही वाली बात बोलते हैं ना। तो सब्सिडरी अगर है ये कंपनी बी है या ये नेस्ले पाकिस्तान तुम्हारे इशारों पे नाचे, तो इसका मतलब है तुम कंट्रोलिंग पर्सन हो। सो कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड मींस कंपनी हैव द राइट टू अपॉइंट या रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर। मतलब अगर डायरेक्टर 5 हैं तो 5 के 5 तुम रख सकते हो निकाल सकते हो, हाँ 5 हैं 3 तुम रख सकते हो निकाल सकते हो। तो दोनों केसेस तुम्हारे वो हैं जिसमें तुम्हारे पास कंट्रोल है, ड्राइवर तुम्हारा है। जिस तरह ये पिछला अभी हेलीकॉप्टर वाला हादसा हुआ, ड्राइवर तुम्हारा था, ये जो भी ईरानी सदर मारा तुम लोगों नहीं कह रहा, खैर अल्लाह माफ करे, ईरानी सदर, ईरानी था ना, हाँ ईरानी सदर जो मरा है, तो हेलीकॉप्टर ड्राइवर आपका था, ठीक है समझाने। अच्छा मैंने हिसाब लगाया वे आज भी वही ट्रेडिशनल है, मतलब जो उस जमाने से पुराने जमाने में चल रहा है। अच्छा चलो वही चल, अच्छा चलो वो तेरी मेहरबानी, यूट्यूब पे जाना है। कंट्रोल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50% या कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, दोनों सिनेरियो में तुम्हारा कंट्रोल होता है, तो वो कहलाती है पेरेंट कंपनी। क्या बात समझ आएगी। और अगर यही कंपनी 100% शेयर एक्वायर कर ले कि सारी ही सारा मेरा है, तो उसे बोलते हैं होली ओन्ड सब्सिडरी, कि 100% अगर आपने एक्वायर कर ली हो तो वो कंपनी ही आपके अम्ब्रेला के अंडर आ जाती है। क्या बात समझ आई। सो होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जिसके पास 50% से ज्यादा कंट्रोल है या कंपोजिशन ऑफ बोर्ड है, और सब्सिडरी वो कंपनी है जो बेचारी मासूम है, जो अंडर द कंट्रोल है। और अगर 100% अंडर द कंट्रोल हो तो उसे बोलते हैं होली ओन्ड सब्सिडरी। जी बिल्कुल हो सकती है, कल इस पे थोड़ी सी डिबेट करते हैं, मेरा टाइम ओवर हो गया, कल इस पे डिबेट करते हैं। कल समझाऊंगा कि सब्सिडरी की भी सब्सिडरी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें एक्वायर किया, तुमने उसे किया है, तुम भी वो भी तो मेरा ही है। बात समझ आई। जिस तरह वो मैं अक्सर कहता हूं, दादा कहे कि पोता भी तो मेरा ही खून है, तो वो इनफैक्ट क्या है, उसका कंट्रोल है तुम्हारे अब्बे पे, ठीक है। इनफैक्ट समझाना ये चाह रहा हूं, इफ यू आर कंट्रोलिंग द इंटरमीडियरी और उसने आगे कंट्रोल किया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कंट्रोल है उसके ऊपर, ठीक है जी। अल्लाह ताला आप सबको साइंदा फरमाइए।